सुप्रभात छात्रों, आज हम अपने जो व्यंजनों का वर्गीकरण था उसको आगे बढ़ाएंगे। कल हमने स्पर्श व्यंजन और उनके उच्चारण स्थानों को पढ़ लिया था। आज हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो 3 रूपों में होता है। स्वर तंत्रियों में कंपन, यहाँ पे जो स्वर यंत्रियाँ हैं, तंत्रियाँ हैं, हम यंत्री भी बोल सकते हैं, तंत्री भी बोल सकते हैं। स्वर यंत्रियों में कंपन, श्वास का अवरोध और श्वास की मात्रा कि जब हम बोलते हैं तो स्वर तंत्रियाँ क्या होती हैं। देखिए, जब हमारे मुख के जितने भी अंग हैं उस मुख में जब कंपन होता है तो वो स्वर तंत्रियों में कंपन कहा जाता है। यानी जब हमारे मुख में बोलते समय ऐसा लगता है कि हमारा मुख काँप रहा है, हमारी जीभ काँप रही है, तो उसको हम कंपन बोलते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी सांस में थोड़ी रुकावट हो, यानी जो वर्ण है वो थोड़ी रुकावट के साथ बोला जाता है, तो उसको हम श्वास का अवरोध बोलते हैं। और श्वास की मात्रा यानी उस वर्ण को बोलने में हमें कितना समय लगा, कितनी श्वास लगी। तो स्वर यंत्रों में कंपन के आधार पर जो व्यंजन के 2 भेद हैं, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। अब देखिए, सघोष व्यंजन कौन से होते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलते हुए घर्षण करती है, उन्हें हम सघोष व्यंजन कहते हैं। यानी हमारी जो स्वर यंत्री है, यानी जैसे कि हमारा गला है, हमारे गले से ही सारे स्वर निकलते हैं। तो इसमें जब क्या होता है कि वायु इस यंत्री से टकराती है, थोड़ा सा फ्रिक्शन यानी घर्षण करती है, थोड़ी रगड़ खाती है और तो बाहर निकलती है, तो उसे हम सघोष व्यंजन कहते हैं। अब सघोष व्यंजन की क्या पहचान है कि हमारा जो वर्णमाला है, हमारे जो तीसरे, चौथे और पाँचवें जो हर वर्ग के तीसरे, चौथे, पाँचवें जो व्यंजन है वो सघोष व्यंजन कहलाएंगे। अघोष व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता, यानी जो बिना कंपन के आसानी से जिनको हम बोल सकते हैं उन्हें हम अघोष कहते हैं। यानी उनमें कोई भी कंपन नहीं होता, कोई भी घोष नहीं होता है। तो जैसे क, ख, यानी प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होगा वो अघोष कहलाएगा। आगे हम देखते हैं कि श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजन के 8 भेद होते हैं। तो श्वास के अवरोध के आधार पर जो व्यंजन के जो 8 भेद हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन सा होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव जिह्वा या होठ, यानी दोनों में से कोई भी, या तो जीभ हो या होठ हो, दूसरे उच्चारण अवयव का स्पर्श मात्र करता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी हमारे जो अवयव हैं, हमारे जो अंग हैं, उसमें से उच्चारण अंग जिसे हम कहते हैं, उसमें से कोई भी अंग अगर दूसरे अंग को सिर्फ स्पर्श कर देता है, नाम मात्र को स्पर्श कर देता है, यानी थोड़ा सा ही स्पर्श करता है, तो हमें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हम किसी को थोड़ा सा छू देते हैं, तो जैसे क, ख, ग। अब आप देखेंगे क, ख, ग, जो जीभ है हमारी वो क, ख, ग में ऊपर या नीचे कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर रही है। स्पर्श भी कर रही है तो बहुत थोड़ा कर रही है, तो इनको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु 2 उच्चारण अवयवों के बीच रगड़ खाकर निकलती है, यानी जब जिन व्यंजनों को बोलने में हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है और जो वायु है वो 2 उच्चारण अवयव यानी 2 अंगों के बीच में, जैसे कि अगर दांत है और जीभ है तो इनके बीच में उसे संघर्ष करना पड़ता है, होंठ है, जीभ है, या गला है, जीभ है, तो इनके बीच में से संघर्ष करके बाहर निकलना पड़ता है। जैसे कि श, कल भी मैंने आपको बताया था श, श, ह, ख, फ, ज, ये जब निकलते हैं, इनका उच्चारण आप करते हो तो इनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, तो संघर्ष के साथ ही ये बाहर निकलते हैं, तो इनको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और ऊपर के जितने भी व्यंजनों के उदाहरण हैं ये स्पर्शी व्यंजन है। तो संघर्षी व्यंजन ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं। अब है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय 2 उच्चारण अवयव एक दूसरे का स्पर्श करके तुरंत अलग नहीं होते, उन्हें हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। देखो, 2 उच्चारण अवयव यानी 2 अंग, कोई भी हमारे मुख के 2 अंग लीजिए, एक दूसरे का स्पर्श करके तुरंत अलग नहीं होते। कोई तो वर्ण हम जैसे बोल लेते हैं, क बोल के अलग हो गए, लेकिन जब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और इतनी जल्दी से अलग नहीं होते हैं वो हमारे जो अंग हैं, तो उनको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे च, छ, इनको बोले देखो च बोलेंगे तो हम च बोलते ही रहेंगे, छ बोलेंगे तो बोलते ही रहेंगे, तो इनको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उसके बाद नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है।
है ना, उन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। जैसे अंग, य, ण, न, म, ये हमारे सारे नासिक के व्यंजन हैं। पार्श्विक व्यंजन देखते हैं। पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु दो उच्चारण स्थानों के बराबर से निकल जाती है उन्हें हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। यानी देखो, मान लो हमारा मुख है, ठीक है, और उस मुख के हमारे ये जीभ है, तो हमारे जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जीभ उसमें मूवमेंट करती है। लेकिन क्या होता है, जब हम पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं तो दो उच्चारण स्थानों के बराबर से निकल जाती है। जैसे ल बोलो तो यहाँ पार्श्विक है, यहाँ से ये ध्वनि निकल जाती है जीभ के आसपास से, तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। प्रकंपी व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय उच्चारण स्थान में कंपन होता है, प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। जैसे र बोलोगे तो हमारी जीभ थोड़ा कांपेगी, तो उसे हम प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त का मतलब है उछलना, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा के अगले भाग को उठाकर फेंकते हैं। जैसे कि जैसे मैंने र बोला वो ढ बोला, ढ, तो इसमें क्या है, हमारी जीभ क्या है, वो अगले भाग को उठाकर फेंकती है, उन्हें हम उत्क्षिप्त कहते हैं। यानी हमारी जीभ ऐसा लगता है जैसे किसी व्यंजन को उठाकर फेंक रही है, तो उसे हम उत्क्षिप्त कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। अब आगे देखते हैं हम अर्धस्वर व्यंजन। अर्धस्वर व्यंजन हम किसे कहते हैं? वो देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय उच्चारण स्थान वायु रोकने के लिए ऊपर उठता है परंतु वायु उसका स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें हम अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। जैसे यो, व, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय उच्चारण स्थान जो है हमारा, ठीक है, जैसे कि गला है या कोई और है उच्चारण स्थान, तो उसमें क्या होता है, वो वायु को रोकने के लिए ऊपर तो उठती है परंतु वायु उसका स्पर्श नहीं करती, और ऐसे को हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं, यानी आधे स्वर और आधा व्यंजन। इसको जैसे य, व, तो इसमें वायु बिल्कुल नहीं रुकती, आसानी से हम य, व बोल सकते हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर अब व्यंजन के कितने भेद होते हैं वो देखिए। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प यानी थोड़ा, प्राण यानी वायु। जैसे हम प्राण हमारे किस में बसते हैं? वायु में, तो वायु को हम क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। तो जिसमें जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कम वायु की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क, ग, ड, च, ठीक है। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो वर्णमाला है उसमें जो पहला वर्ण होता है क, वो अल्प प्राण होगा, और जो ख है तो वो महाप्राण होगा, यानी इनकी में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है। इनको हम आसानी से बोल सकते हैं। जैसे क में कम वायु की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ख बोलेंगे तो ख में ज़्यादा वायु की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसे महाप्राण बोलते हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु की अधिक आवश्यकता होती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। जैसे ख, घ, तो पहला जो वर्ण होगा वो अल्पप्राण, दूसरा होगा तो महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण। इस तरह से ये जो व्यंजन है ये महाप्राण और अल्पप्राण में बटे हुए हैं। अब देखिए हम वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? शब्दों की ध्वनियों को अलग अलग करके दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। विच्छेद यानी अलग करना, यानी जैसे कि कोई भी शब्द हो, उस शब्दों में कितने वर्ण हैं हमें ये दिखाना, उन शब्दों को अलग अलग करना कि इसमें कितने स्वर हैं, उसमें कितने व्यंजन हैं, इन सबको अलग अलग करके दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसका ज्ञान होने से ही वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होने की संभावना कम होती है। ऐसे आपका भी कोई नाम है तो आप देख सकते हो कि आपके नाम में कितने वर्ण समाहित है, तो आप देख सकते हो उसमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पुरस्कार, पुरस्कार शब्द है, पुरस्कार शब्द में कितने वर्ण हैं? तो देखिए प, उसमें ऊ की मात्रा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऊ की जगह मात्रा ना लगा के उसका स्वर लगाएंगे ऊ। फिर र में कोई मात्रा नहीं है लेकिन व्यंजन है, हमारा पूरा व्यंजन है, तो इसलिए इसके साथ हम आ लगाएंगे। पूरा, ऐसे ही स के साथ हलंत है, जिसके साथ व्यंजन नहीं होता उसमें हम हलंत का प्रयोग करते हैं। तो पुरस्कार, पुरस्कार। ऐसे समर्पण, स अ म अ र प अण, समर्पण। ऐसे व ई ध आ त आ, विधाता। स उ र अ, सुरक्षित। अब यहाँ पे बेटे सुरक्षित में देखिए, सुरक्षित में थोड़ी मिस्टेक है, तो इसको आप ठीक कर लीजिए। स पे हमने ऊ की मात्रा लगाई सु, र, फिर र में हमने कोई मात्रा नहीं है लेकिन उसके साथ अस्वर मिश्रित रहेगा,
सुरक्षित। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अ के बाद क आएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा श होता है वो संयुक्त व्यंजन से मिलकर बनता है क और श से। तो सुरक्षित। अलंकार, बोध गम्य, वैज्ञानिक, ठीक है। व और ए, बड़ी ए आ गया। ज्ञ किससे मिलकर बनता है, ज और य से, तो आ वैज्ञा और न इक वैज्ञानिक। शरणागत, श अ शरणागत, शरणागत। तो इस तरह से हमने व्यंजनों को अलग अलग कर लिया है ये, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके जो अभ्यास कार्य हैं हम अगली कक्षा में करेंगे। तो गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।